नमस्कार, स्वागत है सभी का डायमंड अकेडमी में। आज प्राचीन भारतीय महाजनपदों के बारे में 100 एमसीक्यू लगाते हैं अपनी रिवीजन क्लास में, और यह उपयोगी है आरआरबी के एग्जाम्स के लिए, एनटीपीसी के लिए, एएलपी के लिए या ग्रुप डी के लिए, सभी एग्जाम्स के लिए। शुरू करते हैं अपनी तीसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के क्वेश्चन लगाए थे। उसके बाद दूसरी क्लास में वैदिक काल के बारे में, उसके बाद हम महाजनपद से संबंधित एमसीक्यू लगाएंगे। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सूची एक को सूची दो से मिलाना है। पहली सूची में महाजनपद दिए गए हैं और दूसरी सूची में उनकी राजधानियां दी गई हैं, तो इसको मिलाना हमको। तो देखते हैं। इसका गंधार का, जैसे कि मालूम है, तक्षशिला गंधार का हो जाएगा, मेल हो जाएगा। और सूरसेन की राजधानी मथुरा थी, यह मिल जाएगा यहाँ पर। और वत्स की राजधानी कौसंबी हो जाएगी 2 नंबर, और कौशल की राजधानी श्रावस्ती हो जाएगी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, हर्यंक वंश के किस शासक को कुणिक की संज्ञा दी गई है, देखना है। इसका आंसर अजातशत्रु को हर्यंक वंश का कुणिक कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन, किस शासक ने गंगा और सोम नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, उदयन ने, जो कि अजातशत्रु के बाद शासक बना। गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र, जिसे अभी वर्तमान में पटना नाम से जानते हैं, शहर की स्थापना की थी। और इसका प्राचीर बनवाई थी, चारों तरफ से इसको किलेबंदी की थी अजातशत्रु ने, जबकि स्थापना की थी उदयन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शिशुनाग वंश का कौन सा शासक कालवर्ण कहलाता है? इसमें इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, काल अशोक कहलाता है, क्योंकि यह बहुत ही श्याम वर्ण का था, इसी वजह से इसको काकवर्ण कहते हैं। और इसके समय ही तीसरी बौद्ध संहिता भी हुई थी, काल अशोक के समय। चलते हैं आगे। सॉरी दोस्तों, इसमें काल अशोक के समय दूसरी बौद्ध संहिता हुई थी, जो कि यह काल अशोक के समय हुई थी, और यह वैशाली में हुई थी। वैशाली में दूसरी बौद्ध संहिता हुई थी, और इसके अध्यक्ष सर्वकामी थे। सर्वकामी। प्रथम बौद्ध संहिता के बारे में देख लेंगे। प्रथम बौद्ध संहिता है, यह अजातशत्रु के टाइम हुई थी, अजातशत्रु के समय हुई थी। और यह राजगिरी में सप्तपर्णी गुफा में हुई थी, और इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। महाकश्यप इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। तीसरी बौद्ध संहिता, तीसरी के बारे में देख लेंगे। तीसरी बौद्ध शक्ति सम्राट अशोक के समय हुई थी, क्योंकि मौर्य अशोक मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य का जो होता था, उसके समय तीसरी बौद्ध संहिता हुई थी। और यह पाटलिपुत्र में हुई थी। इसके अध्यक्ष, पाटलिपुत्र वाली बौद्ध संहिता के अध्यक्ष मोगलीपित तिस्य थे। मोगलीपित तिस्य थे। और चौथी बौद्ध संहिता, जो कि कनिष्क के समय हुई थी, कनिष्क के समय। और यह कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, कुंडलवन J&K में हुई थी। और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र, और इसके उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। दोनों को याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट। सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, यह देख लेंगे।
तो सिकंदर महान की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी, जब वह भारत से अपने विजय अभियान के पश्चात लौटा था, जो कि पूरा भारत उसने नहीं जीत पाया था। मात्र पोरस से लड़ाई के बाद ही उसकी सेना थक गई थी और वापस जाते समय उसकी बेबीलोन में मृत्यु हो गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर और पोरस की सेना किस नदी के तट पर भिड़ी थी, यह देखना है। तो इसको ऑप्शन नंबर 20 सही है। झेलम नदी के तट पर सिकंदर और पोरस की सेना आपस में भिड़ी थी और इसमें निर्णायक किसी भी की जीत नहीं हुई थी। माना जाता है विद्वानों के अनुसार सिकंदर की जीत हुई थी, लेकिन कुछ भारतीय विद्वान इसको निर्णायक जीत नहीं मानते। इसको हाइडन पास का युद्ध भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ग्रीक भाषा में झेलम नदी को हाइडन पास भी कहते हैं। चलते हैं आगे 7वें क्वेश्चन की ओर। द्वितीयक शहरीकरण का प्रतीक कौन सा मृदभांड था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन है। उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन द्वितीय शहरीकरण का प्रतीक है। प्रथम शहरीकरण हम हड़प्पा सभ्यता को बोलते हैं प्रथम, यह प्रथम शहरीकरण है। और द्वितीय शहरीकरण का प्रतीक मृदभांड उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन है, जो कि बाद में हुआ था मगध के उत्कर्ष के समय या महाजनपदों के टाइम ही हुआ था। चलते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को ग्राम भोजक या ग्रामिक कहा जाता है। चलते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका है। कान्यकुब्ज नाम कन्नौज का है। कन्नौज का नाम कान्यकुब्ज है। तक्षशिला, जो कि अभी पाकिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान में है, जो एक शिक्षा का केंद्र था। यह प्रथम विश्वविद्यालय भी विश्व का बोल सकते हैं। और अगर आवासीय विश्वविद्यालय की बात होगी तो वह अपना नालंदा आ जाएगा, जो कि बिहार के राजगीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 10वें। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था, जिसमें कल भी देखा था। इसका पुरोहित पाणिनि था, जिसने अष्टाध्यायी नामक संस्कृत की ग्रामर लिखी है। कालाशोक शिशुनाग वंश का था। धनानंद महापद्मनंद का उत्तराधिकारी था। नागार्जुन ये शून्यवाद के देने वाले थे, ये बौद्ध दार्शनिक थे। और महापद्मनंद को एक राष्ट्र सर्वराष्ट्र की संज्ञा दी गई है और इसे द्वितीय परशुराम भी बोला जाता है। और जिसने सभी क्षत्रियों को क्योंकि अपने अधीन कर लिया था। यह एक, जहाँ तक विद्वानों का मत है, तो यह एक वैश्य वर्ण से था, जिसको आज नाई वर्ण से संबंधित माना जाता है। इसलिए इसको एक राष्ट्र सर्वराष्ट्र की संज्ञा भी दी जाती है और द्वितीय क्षत्रिय हंतक की संज्ञा भी दी जाती है। प्रथम तो सबको मालूम ही है कि वो हमारे भगवान परशुराम जी हैं। चलते हैं आगे 11वें क्वेश्चन की ओर। ग्रीक लेखकों ने किसे अम्रमीज कहा है? अम्रमीज किसे ग्रीक लेखकों ने कहा है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, धनानंद को ग्रीक लेखकों ने अम्रमीज कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला विदेशी आक्रमण किसने किया था? तो इसका आंसर ईरानियों ने किया था पहला भारतीय आक्रमण, और डेरियस प्रथम ने किया था। आगे क्वेश्चन चलते हैं 13वें की ओर। भारत का दूसरा विदेशी आक्रमण और यह पहला यूरोपीय आक्रमण किसने किया था? विदेशी दूसरा था, लेकिन यूरोपीय क्षेत्र से होने वाला पहला आक्रमण था। यह किसने किया था? तो इसका आंसर यूनानियों ने किया था, जैसे कि सिकंदर ने किया था, अभी अपन देख चुके हैं सिकंदर। नेक्स्ट, ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारत का कुछ भाग जीत लिया था? तो इसका आंसर डेरियस प्रथम ने ही पहली बार आक्रमण किया था भारत पर, और भारत के पश्चिमी भाग है जो भारत का, उसको
जीत लिया था, जिसमें भारत का अफगानिस्तान का क्षेत्र जो आते हैं और पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान या सिंध साइड के क्षेत्र आते हैं उनको जीत लिया था, और इसे 20वां प्रांत भी अपना बनाया था इसने। वैसे इसको बहुत ही प्रॉफिट होता था इस प्रांत से, इसका भी उल्लेख है। डेरियस प्रथम, इसको दारा प्रथम भी कहते हैं। चलते हैं 14वें क्वेश्चन की ओर, और इन्हीं से ही अशोक ने अभिलेखों की, शिलाभिलेखों की प्रेरणा ली है, ऐसा विद्वानों का मत है। चलते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। हाइडेस्पिसीज या झेलम के युद्ध इसके बीच हुआ था, तो देख चुके हैं हाइडेस्पिसीज का युद्ध सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ था। चलते हैं आगे। पोरस जो कि तक्षशिला का शासक था, तक्षशिला का नहीं सॉरी, यह पंजाब क्षेत्र का शासक था, जो कि वर्तमान भारत का पंजाब है। तक्षशिला क्षेत्र का शासक आम्भी था, जिसने सिकंदर की सहायता की थी। आम्भी ने, जो कि सिकंदर की सहायता की थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी उसने 326 ईसा पूर्व में भारत में आक्रमण किया था। नेक्स्ट की ओर चलते हैं 17वां। यह सिकंदर बढ़ता हुआ आ रहा था अपने मेसोपोटामिया से, जहाँ से उसका उद्भव हुआ था। बढ़ते हुए वह सभी क्षेत्रों को विजित करते हुए भारत तक पहुंचा था, जिसे पोरस ने रोका था। पोरस के पास एक विशाल हाथियों की सेना थी, जिससे जिससे पोरस उस पर जिससे सिकंदर पोरस पर एक निर्णायक विजय प्राप्त नहीं कर पाया था। चलते हैं 17वें की ओर। सूची राजधानी को सही मिलाना है, तो इसका गलत है, इसमें कुछ डेटा पूरा दिया नहीं गया है ना। इसमें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मगध की पहली राजधानी कौन सी थी, तो इसका आंसर मगध की पहली राजधानी राजगीर या ग्रीवरेज थी। चलते हैं 20वें क्वेश्चन की ओर। पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया था, तो इसका आंसर उदयन ने। देख चुके हैं, इसकी स्थापना भी उदयन ने की थी, और राजधानी भी पाटलिपुत्र को उदयन ने ही बनाया था, और अजातशत्रु ने किलाबंदी की थी। चलते हैं आगे। 16 महाजनपदों की सूची कहाँ मिलती है, तो 16 महाजनपदों की सूची अपन को अंगुत्तर निकाय ग्रंथ, जो कि बौद्ध ग्रंथ है, इसमें मिलती है। और भगवती सूत्र, जो कि एक जैन ग्रंथ है, इसमें भी 16 महाजनपदों की जानकारी, पूर्ण 16 जनपदों की जानकारी मिलती है। कुछ जनपदों की जानकारी तो हिंदू धर्म ग्रंथों में भी मिलती है, लेकिन संपूर्ण 16 जनपदों की जानकारी इन्हीं दोनों में मिलती है, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में। चलते हैं 22वें क्वेश्चन की ओर। सिकंदर के समय मगध का शासक कौन था, तो यह मगध का शासक धनानंद था सिकंदर के समय, जिसकी विशाल सेना को देखकर ही सिकंदर के सिपाहियों का हौसला पस्त हो गया था, और उन्होंने आगे अपने विजय अभियान को ले जाने की अपेक्षा पीछे छोड़ दिया था, और वो वापस चले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कब हुआ, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रथम बार मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ, जब 544 ईसा पूर्व में, जब हर्यंक वंश का शासन स्थापित हुआ मगध पर। हर्यंक वंश का शासक स्थापित हुआ था मगध पर। और उसके बाद ही आगे हर्यंक वंश के बाद ही आगे वंशों की परंपरा में मौर्य वंश और बहुत सारे
उसके बाद मौर्य वंश के बाद ब्राह्मण वंश आ जाते हैं, जैसे कण्व वंश है और शिशुनाग वंश भी बीच में आएगा। चलते हैं आगे 24वें क्वेश्चन की ओर। सिकंदर की सफलता का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी देख लेंगे है, जो कि देशद्रोही भारतीय शासकों ने उसका सहयोग किया था। जैसे अभी अपन देख चुके हैं, आम्भी नामक तक्षशिला के शासक ने उसकी सहायता की थी और भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। यह भी हो सकते हैं उपयुक्त सभी, जैसे उसकी सेना श्रेष्ठ थी, यह तो नहीं हो सकता, तो इसलिए उपयुक्त सभी नहीं लगाते हैं, यही सी नंबर लगाते हैं। वरना तो उपयुक्त सभी ये भी हो जाता कि भारत में कोई केंद्रीय सत्ता उतनी व्यवस्थित रूप में नहीं थी। जरूर था मगध, लेकिन उतनी व्यवस्थित रूप में नहीं थी, जैसे कि अलग अलग राज्य भी थे, उतना केंद्र शक्तिशाली नहीं था। चलते हैं 25वें क्वेश्चन की ओर। प्रद्योत, उदयन, प्रसेनजित और अजातशत्रु क्रमशः किस राज्य के शासक थे? तो इसमें मिलान करना है कि प्रद्योत, चंद्र प्रद्योत इसका नाम है, यह तो अवंती का शासक था। 25वें क्वेश्चन है, अवंती का शासक था। और उदयन जो कि वत्स का शासक था। इसी में एक स्टोरी चलती है जो कालिदास जी ने लिखी है, वत्सो उदयन की, जिसमें उदयन को चंद्र प्रद्योत की पुत्री से प्रेम हो जाता है और यह उदयन चंद्र प्रद्योत उज्जैनी का जो कि शासक था अवंती का, वहाँ पर हाथियों को नियंत्रित करने की शिक्षा देने गया था। प्रसेनजित जो कि कौशल का शासक था, बहुत ही ताकतवर शासक माना जाता था। अजातशत्रु तो मालूम ही है कि मगध का शासक था, जो कि बिंबिसार का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिंदु बिंबिसार का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 26 में। नंद राजा के आदेश से नहर खोदी गई थी। किस नंद राजा के आदेश से नहर खोदी गई थी, किस जगह पर? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर कलिंग में नंद राजाओं के आदेश पर नहर खोदी गई थी। कलिंग में खोदी गई थी यह नहर। चलते हैं आगे। भारत के कुछ भागों को जीतने वाला पहला ईरानी शासक कौन था? तो डेरियस या दारा प्रथम देख चुके हैं। चलते हैं आगे। अजातशत्रु का युद्ध किस गणराज्य से हुआ था? अजातशत्रु का युद्ध वैशाली वैशाली गणराज्य से हुआ था और इसी गणराज्य के वैशाली गणराज्य से ही भगवान गौतम बुद्ध आते थे और इन्होंने ही अजातशत्रु की वैशाली गणराज्य को जीतने में मार्गदर्शन भी किया था। चलते हैं 29वें क्वेश्चन की ओर। रथ, मूसल और महाशिलाकंटक का प्रयोग किसने किया था? तो इसका प्रयोग अजातशत्रु ने ही वैशाली को जीतने के समय किया था। यह एक प्रकार के, जैसे बाहुबली मूवी में दिखाए गए हैं उपकरण, जो कि भल्लाल देव और बाहुबली यूज करते हैं, वो उसी प्रकार के एक फेंकने योग्य और एक भल्लाल देव की तरह गधे की तरह दूर जाने वाला यंत्र था। चलते हैं 30वें क्वेश्चन की ओर। नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंदवंश का अंतिम शासक घनानंद था, जिसको ही परास्त करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में सिक्कों का प्रचलन कब शुरू हुआ है? तो इसका आंसर भारत में सिक्कों का प्रचलन 600 ईसा पूर्व में ही हुआ है, जब मगध का उत्कर्ष हुआ है, उसी समय से ही सिक्कों का प्रचलन भारत में प्रारंभ हो गया था। चलते हैं 32वें क्वेश्चन की ओर। बुद्ध के समकालीन शासक कौन थे? बुद्ध के समकालीन शासक इनमें से देखना है कौन थे। तो इनमें से बिंदुसार बुद्ध के समकालीन शासक था, जो कि अजातशत्रु का पिता था। चलते हैं आगे 33वें क्वेश्चन की ओर। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बड़े राज्यों का उदय का मुख्य कारण क्या था? तो इसमें लोहे का उपयोग होने लगा था।
यही 6वीं शताब्दी में बड़े राज्यों का उदय का एक प्रमुख कारण था। इसमें लोहे के उपकरण बनने लगे थे, कुल्हाड़ी और अन्य उपकरण, जिससे जंगलों की सफाई की जाने लगी और मजबूत सेना भी इसी के द्वारा, लोहे के उपकरण के द्वारा ही निर्मित की जा सकती थी। और लोहे प्राप्त करने की भारत में मुख्य खाने, एक तो मगध के समीप थी, दूसरी अवंती के समीप थी। इसी वजह से यह दोनों महाजनपद प्रारंभ में बहुत ही ताकतवर थे और एक दूसरे के प्रतिद्वंदी भी थे। इनमें आपस में प्रतिद्वंदिता चलती रहती थी। चलते हैं 34वें क्वेश्चन की ओर। बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को किस राजा की चिकित्सा हेतु भेजा था? तो इसका आंसर किस राजा की चिकित्सा हेतु भेजा था? तो इसका आंसर अवंती के राजा की चिकित्सा हेतु भेजा था, जो कि चंड प्रद्योत था। चंड प्रद्योत की सहायता के लिए बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था, इनको पांडु रोग हो गया था। पांडु रोग हो गया था, जो पीलिया रोग है अभी वर्तमान में, पीलिया रोग बोलते हैं जिसे, इसके लिए भेजा था। और इसके बाद ही इनमें कुछ अवंती और मगध में कुछ प्रतिद्वंदिता कम हुई थी। चलते हैं आगे। और इससे बिंबिसार की यह एक रणनीति थी जिसमें वह शत्रुता की रणनीति के स्थान पर सुलह की नीति अपन कह सकते हैं अपनाता था। इसने शादियां भी बहुत जगह की थी, जैसे पंजाब क्षेत्र में शादी की थी। और भी आगे क्वेश्चन आएंगे, देखेंगे। 35वां क्वेश्चन, अवंती को मगध में किसने मिलाया था? बताया था मैंने, दोनों का संघर्ष चलता रहता था। तो अंततः अवंती को मगध में शिशुनाग जी ने मिलाया था। उसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ये बिंबिसार, अजातशत्रु और ये सभी लगी रहे लेकिन नहीं मिला। महापद्मनंद तो इनके बाद के शासक हैं। चलते हैं 36वें क्वेश्चन की ओर। अंग का विलय किसने किया था? यह भी बहुत ही शक्तिशाली महाजनपद था। तो इसका विलय तो बिंबिसार ने शादी के द्वारा किया था, शादी कर ली थी यहाँ की शासक की पुत्री से। इस प्रकार से अंग का विलय बिंबिसार ने मगध में कर लिया था। चलते हैं आगे 37वें क्वेश्चन की ओर। शिशुनाग ने इस राज्य को मगध में नहीं मिलाया। तो इसमें देख चुके हैं अवंती को मिलाया है, और अंग को अभी देख चुके थे कि बिंबिसार ने मिलाया है। तो यह आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बाकी सभी वत्स, कौशल और अवंती को, इन सभी को शिशुनाग ने मगध में मिलाया है। चलते हैं 38वें क्वेश्चन की ओर। काशी और लिच्छवी का विलय किसने किया था? यह क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो काशी और लिच्छवी का विलय अजातशत्रु ने किया था मगध में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मगध साम्राज्य के विषय में कौन सा कथन गलत है, बताना है। राजधानी कई बार बदली गई है, यह सही है। जैसे देख चुके हैं राजगिर थी या ग्रीवरिज, उसके बाद बदली गई पाटलिपुत्र, वैशाली। ये सभी वैशाली राजधानी बदलती रही हैं। और महाजनपदों में अपने को विलय किया था, बहुत सारे महाजनपदों को अपने में विलय कर लिया था मगध साम्राज्य ने, यह भी ठीक है। अंततः भारतीय उपमहाद्वीप का शासक भी मगध साम्राज्य बन गया था, यह भी सही ही है। तो इसका आंसर इनमें से कोई भी चीज़ गलत नहीं है, उपयुक्त तीनों कथन सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। सिकंदर के आक्रमण के समय कौन सा राजवंश शासन कर रहा था? तो यह मगध पर पूछा गया है। तो मगध पर जैसे कि मालूम है नंदवंश शासन कर रहा था, घनानंद शासक था। और इसी पर ही घनानंद से चाणक्य की इसी घटना से ही चाणक्य की शत्रुता हो गई थी घनानंद से, जिसकी वजह से उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना चाणक्य जी ने की थी। चलते हैं 40वें क्वेश्चन की ओर। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे शक्तिशाली नगर राज्य कौन था? तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे शक्तिशाली नगर राज्य मगध ही कर्ष हुआ था, मगध का ही। नेक्स्ट क्वेश्चन 42वां। विश्व का पहला गणतंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो विश्व का पहला गणतंत्र
लिच्छवी गणतंत्र था, जो कि यह नेपाल की तराई में स्थित था। इसमें बहुत सारे राजाओं ने, जिनको गण कहते थे, राजाओं के क्षेत्र को, उनके मिलाकर एक गणतंत्र की स्थापना की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 43वें क्वेश्चन की ओर। 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलन का कारण क्या था? तो बढ़ती हिंसा, कठोर वर्ण व्यवस्था, धार्मिक क्रियाकलापों की लागत या उपयोग सभी। तो इसमें उपयोग सभी आंसर अपन लगा देंगे, क्योंकि यही सभी कारण थे। कठोर वर्ण व्यवस्था हो गई थी, बढ़ती हुई हिंसा भी बढ़ रही थी, और धार्मिक क्रियाकलापों पर वर्चस्व हो गया था पुरोहितों पर। बहुत अधिक खर्चा पानी मांगने लगे थे पुरोहित कर्मकांड करने के लिए। 44वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महाजनपद काल में श्रेणियों का संचालन कहते हैं, श्रेणियों के संचालक को कहते हैं, क्या कहते हैं महाजनपद काल में? तो श्रेणिक कहते थे श्रेणियों के संचालक को। जो श्रेणियों का प्रमुखता संचालक था उसको श्रेणिक श्रेष्ठन कहते थे, श्रेष्ठन कहते थे दोस्तों, मिस्टेक हो गया, श्रेष्ठन कहते थे। चलते हैं 45वें क्वेश्चन की ओर। गृहपति का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर, गृहपति का अर्थ धनी किसान होता था। गृहपति का अर्थ धनी किसान होता है। अभी वर्तमान के संदर्भ में न ले कि अभी जो मालिक है गृह का, वह गृहपति है, बल्कि यह महाजनपद काल की समय की बात है। तो इसमें आंसर धनी किसान को गृहपति कहते थे। चलते हैं 46वें की ओर। कुरु, पांचाल, कौशल, वत्स की राजधानी क्रमशः मिलाना है। तो कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थी देख चुके हैं, अब महाभारत में भी देखते हैं। पांचाल की राजधानी अहिक्षेत्र थी और काम्पिल्य थी, दो राजधानी थी। पांचाल दो राज्यों में, दो भागों में बटा था, उत्तरी पांचाल, उत्तरी और दक्षिणी पांचाल, और दोनों की अलग अलग राजधानियाँ थी। एक की अहिक्षेत्र थी, एक की काम्पिल्य थी, और वस्त की राजधानी साकेत थी। कौशल की राजधानी पांचाल की अहिक्षेत्र थी, कौशल की राजधानी साकेत थी, और वस्त की राजधानी कौशाम्बी थी, वस्त राज्य की। चलते हैं 47वें क्वेश्चन की ओर। 16 महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो देख चुके हैं, अंगुत्तर निकाय में है और भगवती सूत्र में है। ये सभी अंगुत्तर निकाय, मध्यम निकाय, कुंतक निकाय और दीर्घ निकाय, ये सभी बौद्धिक साहित्य के ग्रंथ हैं। भगवती सूत्र बता चुके हैं, इसमें भी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 48 में। प्राचीन श्रावस्ती नगर का आकार कैसा था? यह बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया, आकार ही पूछ लिया गया है। इसका आंसर है अर्धचंद्राकार था श्रावस्ती नगर का आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रथम मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो प्रथम बार मगध साम्राज्य की स्थापना जो कि बिंबिसार ने की थी, जो कि हर्यंक वंश का प्रथम शासक कह सकते हैं। पुराणों में इसको अलग, पुराणों में बृहद्रथ को बताया जाता है, बृहद्रथ को भी मगध का संस्थापक बनाया जाता है, लेकिन इतिहास की दृष्टि से बिंबिसार मगध का प्रथम संस्थापक था। चलते हैं इसकी एक उपाधि सैनिक भी थी, बिंबिसार को सैनिक भी कहते थे। 50वां क्वेश्चन की ओर। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई है? तो देख चुके हैं, बेबीलोन में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। महाजनपदों की सूची किन ग्रंथों में मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र या कल्प सूत्र, तो इन दोनों में मिलती हैं। बार बार मैं बताया आता रहा हूँ, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और दोनों में मिलती है। चलते हैं 52वें क्वेश्चन की ओर। भारत में द्वितीय नगरीकरण का प्रमुख संकेतक था। द्वितीय नगरीकरण का प्रमुख संकेतक पहले भी देख चुके हैं, उत्तरी काली पोलिस वाले बर्तन द्वितीय महानगर का संकेतक है भारत में, यह पहले भी क्वेश्चन लगा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। मगध की प्राथमिक राजधानी क्या थी? तो प्राथमिक राजधानी मगध की जो कि राजगिरी थी, जिसको ग्रीवरेज ब्रिज भी देख चुके हैं, दोनों हैं, ये दोनों में से कोई भी आए तो यही थी मगध की प्रथम राजधानी।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस शासक को अग्रसेन कहा जाता है, तो इसमें से महापद्मनंद को अग्रसेन की संज्ञा दी गई है क्योंकि इसने संपूर्ण भारत के महाजनपदों को अधिकतर को जीतने में सफलता पाई थी, इसलिए इसे अग्रसेन की भी संज्ञा दी गई है महापद्मनंद को। चलते हैं 55 क्वेश्चन की ओर। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दशा में इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो बौद्ध काल को, सूत्रकाल या महाजनपद काल, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, उपयुक्त सभी नामों से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को जाना जाता है। इसी समय भगवान बौद्ध का उद्भव हुआ था, अर्थात जन्म हुआ था, जैसे कि मालूम ही है कि भगवान बौद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ये 83 कन्फ्यूज हो गए हूँ दोस्तों, इसको आगे देख लेंगे। और सूत्रकाल, इसी काल में वैदिक धर्म में सूत्रों की रचना हो रही थी, इस वजह से इसे सूत्रकाल भी कह सकते हैं। और इसी समय महाजनपद भी बन रहे थे, इसी वजह से उपयुक्त सभी आंसर इसका ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के समय को सूत्रकाल नाम से दिए जाने का मुख्य कारण क्या है? सूत्रकाल नाम से क्यों जाना जाता है? यहाँ पर ताम्र सूत्रों का व्यापार उपयोग होने लगा था, या वैदिक साहित्य को सूत्र ग्रंथों में रचना की जाने लगी थी। सूत्र साहित्य का जन्म बौद्ध धर्म से हुआ है, या जैन साहित्य में सूत्र का संकलन हुआ है? तो इसका आंसर बता चुका हूँ, वैदिक साहित्य में सूत्र ग्रंथों की रचना की जाने लगी थी 6वीं शताब्दी से पूर्व को, इसी वजह से इसको सूत्रकाल नाम से भी जाना जाता है। 57वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महाजनपद काल इसलिए कहलाता है क्योंकि राजाओं ने पहली बार खेती शुरू की थी, तो यह गलत हो जाएगा। जनपद बड़े आकार लेकर महाजनपदों में तब्दील होने लगे थे, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही। कबीलियाई जीवन का अंत हो रहा था, इससे कोई लेना देना नहीं है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलते हैं 58 क्वेश्चन की ओर। भारतीय इतिहास के कालक्रम के अनुसार वैदिक काल के ठीक बाद कौन सा काल आया था? तो इसमें वैदिक काल के बाद देखेंगे तो इसमें अपन को महाजनपद काल ही प्राप्त होगा। वैदिक काल में दोनों ही, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों को सम्मिलित कर लेंगे, उसके बाद महाजनपद काल आएगा। इसका आंसर महाजनपद काल लगा देंगे। इसमें उत्तर वैदिक काल भी अगर ऋग्वेद के बाद होता कि ऋग्वैदिक काल के बाद कौन सा काल आया था, तो यह उत्तर वैदिक काल हो जाता, जो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य था। और महाजनपद काल 600 ईसा पूर्व के बाद आया है, और वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक रूप से सबसे छोटी कबीलियाई इकाई कौन थी? तो कल के ही क्वेश्चन हैं, इसमें सबसे छोटी राजनीतिक इकाई पूछी है, तो सबसे पहले जन का ही ऋग्वैदिक काल में प्रारंभ हुआ था। जन से ही जब बड़े होने लगे, जब एक जन दूसरे जन पर आधिपत्य जमाने लगे, तो वो जनपद कहलाए, अर्थात बहुत सारे जनपद। जन एक छोटी अवधारणा है, छोटा क्षेत्रफल होता था जन का, और जन में भूमि की अवधारणा भी नहीं थी। इसके बाद फिर जनपद आए, जनपद के बाद महाजनपद आए, जब सभी जनपदों का विलय होने लगा। और उसके बाद महाजनपद के बाद मगध का उत्कर्ष हुआ, जब मगध ने सभी जनपदों पर आधिपत्य स्थापित कर लिया था। चलते हैं आगे 60वें क्वेश्चन की ओर। उत्तर वैदिक काल आकर जन के स्वरूप में परिवर्तित होने लगे, जिससे क्षेत्र आधारित राज्य का उदय हुआ। तो इसका आंसर देख चुके हैं, जनपद के रूप में उत्तर वैदिक काल में जन का विकास हुआ, जिसके आधार पर
क्षेत्र आधारित राज्य का उदय होने लगा, लेकिन जो जन कबीलाई इकाई थी इसका कोई क्षेत्रफल नहीं होता था, इसके सदस्य होते थे। एक कबीला था जैसे, उसके सदस्य थे, कबीले के सदस्य थे, और उसका एक मुखिया था, इसके गोप, मुखिया को गोप बोलते थे, गोप, और यही अपने कबीले पर नियंत्रित करता था। यह जन की स्थिति है। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल में जन से जनपद बनने लगे तो एक क्षेत्र की अवधारणा आ गई कि किसी भी जनपद का यह क्षेत्र इसका है, अर्थात यह अपन मान लें यह काशी जनपद का क्षेत्र है तो इसका एक राजा बनने लगा। इस प्रकार से यह अवधारणा विकसित आगे होती चली गई। चलते हैं आगे 61 में। महाजनपद काल का समय लगभग कब से कब माना जाना चाहिए? तो महाजनपद काल का समय 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक महाजनपद काल का समय मानेंगे। उसके बाद 3री शताब्दी ईसा पूर्व के बाद मालूम है 332 ईसा पूर्व में मौर्य वंश का उदय हुआ था, और उसके पहले भी मगध का उत्कर्ष हो गया था, जहाँ पर सेन वंश ने मगध में आधिपत्य कर लिया था और अन्य जनपदों को उसमें शामिल कर लिया था। चलते हैं आगे 62वां क्वेश्चन। राजनीतिक इकाइयों के उदय और विस्तार का सही और आरोही क्रम कौन सा है? बढ़ता हुआ क्रम देखना है। तो सबसे पहले जन, जनपद, महाजनपद और फिर साम्राज्य। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महाजनपदों के बाद आगे चलकर कौन सा राज्य अगला साम्राज्य बनकर तैयार हुआ? तो इसमें देख चुके हैं महाजनपदों के बाद अवध, मगध का उत्कर्ष हुआ है। 64वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अवंती ने बहुत संघर्ष किया है, लेकिन अंततः देख चुके हैं कि शिशुनाग ने अवंती को मगध में मिला लिया था। नेक्स्ट 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध साहित्य में मिलता है किस? तो अंगुत्तर निकाय में। रिपीटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट 16 महाजनपदों का कौन से जैन साहित्य में मिलता है उल्लेख? तो यह रिपीटेड क्वेश्चन भगवती सूत्र में मिलता है। चलते हैं 66 की ओर। 16 महाजनपदों की सूची के लिए किस ग्रंथ को ज़्यादा प्रमाणिक माना जाता है? तो इसमें फिर अंगुत्तर निकाय को प्रमाणिकता में अगर देखेंगे दोनों मिलता है, लेकिन अधिक प्रमाणिक अंगुत्तर निकाय ही माना जाता है। चलते हैं आगे। महाजनपद काल को राजनीतिक हलचल का समय क्यों कहा जाता है? देखते हैं। इसमें केवल राजतंत्र का उदय हुआ था, इसलिए केवल धार्मिक आंदोलन हुए थे। विदेशी आक्रमण, धार्मिक आंदोलन और द्वितीय नगरीकरण हुआ। इस तीनों वजह से महाजनपद काल को राजनीतिक हलचल का समय भी कहा जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विदेशी आक्रमण होने लगे थे, धार्मिक आंदोलन हुए थे, बौद्ध, जैन और भी 64 संप्रदाय प्रचलन में महाजनपद काल में आए थे। अजीबक जैसे संप्रदाय भी थे, और द्वितीय नगरीकरण इसी को कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। 68 क्वेश्चन। महाजनपद काल के दौरान इस विदेशी शक्ति का आक्रमण हुआ था। तो इसमें देख चुके हैं ईरानी, और इसको पारसी बोल सकते ईरानियों को, और यूनानी सिकंदर का आक्रमण महाजनपद के काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय महाद्वीप में प्रथम नगरीकरण किसे कहते हैं? प्रथम नगरीय क्रांति किसे कहते हैं? तो यह हड़प्पा सभ्यता को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीकरण कहते हैं। द्वितीय नगरीकरण महाजनपद काल के दौरान हुआ था। चलते हैं 17वें क्वेश्चन की ओर। 17वां, द्वितीय नगरीकरण इस समय में हुआ जब नगरों का विकास हुआ। तो यह महाजनपद काल में हुआ है द्वितीय नगरीकरण। ये के क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे जा रहे हैं। मगध का उत्कर्ष से क्या तात्पर्य है? यह देखेंगे। मगध में व्यापारिक राजधानी, मगध का व्यापारिक राजधानी बनना, मगध द्वारा अन्य जनपदों को जीतकर बड़े साम्राज्य का निर्माण करना। तो इसका आंसर यही है। मगध ने अन्य जनपदों को जीत लिया था जो कि भारत में स्थित थे, और बड़ा राज्य साम्राज्य बन गया था। इसी को मगध का उत्कर्ष कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महाजनपदों के समय मगध में
शासन व्यवस्था किस प्रकार की थी? तो महाजनपदों के समय मगध में ही पूछा गया है। तो इसका आंसर तो सीधा साधा दोनों प्रकार की थी, राजतंत्र थी और गणतंत्र भी थी। प्रारंभ में शासन व्यवस्था गणतांत्रिक थी, बाद में राजतांत्रिक हो गई थी। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 73। मगध पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश कौन सा था जिसकी स्थापना 544 ईसा पूर्व में हुई थी? तो बताया हरियंक वंश था प्रथम मगध में स्थापना करने वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 74। हरियंक वंश की स्थापना किसने की थी? तो हरियंक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। नेक्स्ट, बिंबिसार के बाद अजातशत्रु फिर उदयन शासक बने। इन शासकों को प्रायः पितृहंता वंश का शासक क्यों कहा जाता है? तो इन्होंने कई राजाओं की हत्या की थी, तो ये गलत है। इन्होंने अपने पिताओं की आज्ञा नहीं मानी थी, ये भी गलत है। इसका आंसर, इन्होंने अपने पिताओं को मारकर गद्दी हासिल की थी, इसलिए इन लोगों को, अजातशत्रु को और उदयन को, दोनों को ही पितृहंता वंश कहते हैं। पूरे वंश को ही इसको प्रथम पितृहंता कहते हैं और उदयन को द्वितीय पितृहंता कहते हैं, जिसने अजातशत्रु को मारकर गद्दी प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियंक वंश का अंतिम शासक कौन है? यह देखना है। तो इसका हरियंक वंश का अंतिम शासक नागदशक है, जिसको शिशुनाग ने परास्त करके शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। नागदशक हरियंक वंश का अंतिम शासक है। चलते हैं 77 क्वेश्चन की ओर। नागदशक को हटाकर शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी? तो शिशुनाग ने ही की थी। यह इसका सेनापति था शिशुनाग, जिसने इसको हटाकर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। चलते हैं अब 78वें क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन शिशुनाग वंश का शासक था जिसने वैशाली में द्वितीय बौद्ध संहिता का आयोजन किया था? तो इसमें से कालाशोक ने किया था, देख चुके हैं पहले भी। कालाशोक ने द्वितीय बौद्ध संहिता का आयोजन किया था और इसके हमने वो भी देखा था कि इसके अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष सर्वकामी अध्यक्ष थे और यह वैशाली में हुई थी। चलते हैं आगे। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक पूछा गया है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, नंदीवर्धन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। चलते हैं आगे। नंदवंश का संस्थापक कौन था? तो नंदवंश का संस्थापक महापद्मनंद एकराट सर्वराट जिसकी उपाधि है। इसको अग्र, अभी देख चुके हैं, अग्रसेन की भी संज्ञा दी जाती है, यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 81। इस नंद शासक को अग्रसेन या भयानक सेना का स्वामी भी कहा जाता है, तो महापद्मनंद को कहा जाता है। चलते हैं 82 की ओर। नंदवंश का अंतिम शासक तो घनानंद था, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने हटाया था चाणक्य की सहायता से। चलते हैं नेक्स्ट 83 की ओर। महाजनपद काल के बाद नंदवंश पर विजय प्राप्त करके किस वंश की स्थापना हुई थी? तो मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। देख चुके हैं नंदवंश को घनानंद को परास्त करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। 84 में क्वेश्चन, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। नेक्स्ट, मगध का उल्लेख प्राचीन रूप से किस ग्रंथों में मिलता है? तो इसमें देखना है। तो नियमों में तो मिलता ही है, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में तो मगध का उल्लेख मिलता ही है, लेकिन इसमें पूछा गया है प्राचीन ग्रंथों में किन में मिलता है? तो मगध का उल्लेख महाभारत और पुराणों में भी मिलता है। इनको महाभारत और पुराणों को प्राचीन ग्रंथ भी बोलते हैं। बाकी इसका आंसर अंगुत्तर निकाय भगवती सूत्र में भी जब 16 मिलते हैं तो मगध तो मिलेगा ही, अवश्य मिलेगा, लेकिन इसमें इस प्राचीन रूप से किन ग्रंथों में मिलता है, अर्थात
मगध का उल्लेख प्राचीन सबसे प्राचीन रूप से किन ग्रंथों में मिलता है? तब की बात आई तो महाभारत और पुराण में मिलता है। चलते हैं आगे 85 क्वेश्चन की ओर। 85 हो चुका है, 86 की ओर। महाजनपद काल के आर्थिक पहलू में से कौन सी व्यवस्था देखने को मिलती है? तो महाजनपद काल में नगरीय अर्थव्यवस्था का पतन हो गया था, यह गलत है। और सुव्यवस्थित कर प्रणाली का उदय हुआ था, इसी से तो महाजनपद काल का उदय हुआ है। दोबारा द्वितीय नगरीकरण हुआ इस वजह से है कि सुव्यवस्थित कर प्रणाली हो गई थी विकसित, जो भूमि आधारित थी। इसके पहले जो जनपद और जन में जो वैदिक काल थी, यह भूमि आधारित न होकर उपहार आधारित था। जो उपहार देते थे, जो कि जन के भूया को अन्य सदस्य। लेकिन जनपद और महाजनपद काल में सुव्यवस्थित कर प्रणाली उदय हो गया था। चलते हैं 87 की ओर। महाजनपद काल में किस प्रकार के सिक्के या मुद्रा का प्रचलन था? तो इसका आंसर आहत सिक्कों का या पंच मार्क कॉइन का प्रचलन था महाजनपद काल में। आहत सिक्कों का अर्थ है कि इसमें डाई, एक डाई होती पर थी, जिसमें किसी भी महाजनपद की अपन बोल सकते हैं उसकी प्रतीक था। जैसे कि अभी भारत सरकार की स्टाम्प होता है, उसी प्रकार से था। और यह डाई एक सिक्के पर ऊपर से डाई का जोरदार प्रहार करके आहत करके बनाया जाता था, जिससे में यह अंकित हो जाती थी। यह डाई जो भी इसकी आकृति थी, मान लीजिए किसी की त्रिशूल था, जैसे कनिष्क का था, तो इस प्रकार से त्रिशूल और शिव जी का अंकन हो जाता था सिक्के पर। तो इसको इसी आयत करने से ही यह बनता था, इसीलिए इसको आहत सिक्का बोलते हैं, जैसे पंचमार्क कॉइन बोलते हैं। चलते हैं आगे 88वां क्वेश्चन। महाजनपद काल में प्रचलित आहत सिक्का प्रायः किस धातु का बना होता था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, चांदी के आहत सिक्के अधिकतर बने होते थे। चलते हैं, देख चुके हैं चांदी तो देख चुके हैं अपन इसका। चलते हैं अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द्वितीय नगरीकरण के दौरान अर्थव्यवस्था में किस तत्व के कारण व्यापार और उद्योग का विकास हुआ? तो कृषि और पशुपालन के अवशेष के उत्पादन से, राजाओं द्वारा जबरन कर वसूली से तो यह तो हो नहीं सकता। केवल पत्थरों के उपकरण से यह भी नहीं हो सकता। वन व्यवस्था के पतन से यह भी गलत है। तो इसका आंसर कृषि और पशुपालन से अधिशेष प्राप्त होने लगा, तो ही फिर व्यापार और उद्योगों का विकास होता है। किसी भी विश्व में कोई भी सभ्यता यदि विकसित हुई है, उसमें नगरीकरण हुआ है, तो सर्वप्रथम वहाँ पर कृषि और पशु अधिशेष बचने लगा है, जिसको मानव संग्रहित करके रखने लगता था। जैसे अभी प्राचीन अभी भी प्रचलित है। जैसे हम पहले हमारे पास 12 माह का आम नहीं था, पर वर्तमान में हम 12 माह आम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वजह से हम उसको अचार के रूप में प्रिजर्व करके संरक्षित करके रख लेते थे, जिससे हम इसको आगे उपयोग कर सकते थे। और इसी प्रकार से अधिक कृषि होने से खाने जो उपयोग के बाद जनता के बचता था, उसको ग्रेनरी में रख लेते थे। जैसे कि हड़प्पा में भी देखा है कि बहुत बड़े ग्रेनरी प्राप्त हुए हैं अपन को, भंडार गृह, जिनका उपयोग आपातकाल में किया जाता रहा होगा। और इसी अधिशेष की वजह से ही नगरीकरण की नींव रखी जाती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य, इसका ध्यान रखा। चलते हैं 90वें क्वेश्चन की ओर। अर्बन रेवोल्यूशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसमें अर्बन रेवोल्यूशन नामक पुस्तक के लेखक गार्डन चाइल्ड महोदय है, जिन्होंने अर्बन रेवोल्यूशन नामक पुस्तक लिखी है। और इसमें इन्होंने बताया है कि अर्बनाइजेशन के लक्षण क्या हैं। चलते हैं नेक्स्ट। गार्डन चाइल्ड के अनुसार नगरीकरण का पहला महत्वपूर्ण तत्व कौन सा होना होगा? तो कठोर वर्ण व्यवस्था, इसका कोई लेना देना नहीं। अधिशेष अर्थव्यवस्था, यह देख चुके हैं पहले भी। तो यह गार्डन चाइल्ड महोदय का भी यही ध्येय है, यही मत है कि जब अधिशेष अर्थव्यवस्था होगी तो ही नगरीकरण प्रारंभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
इसमें थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है। कौन कौन से इसमें निम्नलिखित तथ्यों बता रहा है। गार्डन चैन महोदय के अनुसार नगरीकरण के लिए आवश्यक लक्षण कौन कौन से हैं। थोड़ा सा इसमें कूट नीचे चले गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको देख लेंगे अपन फिर भी क्वेश्चन को। तो इसमें तकनीकी ज्ञान होना चाहिए नगरीकरण के लिए, फिर कृषि व्यापार बनना चाहिए और लिपि का ज्ञान होना चाहिए। अभी बहुत जरूरी है। अत्यधिक पशुपालन यह गार्डन चाइल्ड महोदय के अनुसार नगरीकरण का लक्षण नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया गया है। 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 हो जाएंगे। ये तीनों नगरीकरण के लिए गार्डन चाइल्ड महोदय के अनुसार आवश्यक लक्षण है। तकनीकी ज्ञान और गैर कृषि व्यापारों का विकास हो और लिपि का ज्ञान भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाजनपद काल में धार्मिक आंदोलन का उदय का मुख्य कारण क्या है। तो देख चुके हैं पहले भी, सेमी क्वेश्चन आ गया। धार्मिक कर्मकांडों की बढ़ती लागत, यज्ञ में पशु बलि और कठोर वर्ण व्यवस्था, यह तीनों ही हैं। यज्ञ में बहुत ज़्यादा पशु बलि दी जाने लगी थी और उस समय कृषि का विकास हो रहा था और बैलों की कृषि में बहुत ज़्यादा उपयोगिता बढ़ती जा रही थी। तो इस वजह से इनके वध पर निषेध लगाया जाना जो आवश्यक था। इन्हीं परिस्थितियों के मद्देनजर रखते हुए धार्मिक आंदोलन जैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ था। इसके अलावा भी बता चुका हूँ कि 64 संप्रदाय भी प्रचलित थे उसी समय। चलते हैं 95 की ओर। कठोर वर्ण व्यवस्था के कारण महाजनपद काल में निम्नलिखित कठोर वर्ण व्यवस्था के कारण महाजनपद काल में इन दो प्रमुख वर्णों के मध्य वरीयता को लेकर संघर्ष हुआ था। तो यह ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच संघर्ष हो रहा था। कठोर वर्ण व्यवस्था जो बन गई थी उस वजह से ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच संघर्ष हो रहा था कि इसको उच्च स्थान दिया जाए। जो कि हिंदू धर्म ग्रंथों में देखा जाएगा तो ब्राह्मण को श्रेष्ठ स्थान दिया गया है, लेकिन वहीं पर बहुत सारे बौद्ध धर्म ग्रंथ हैं तो यहाँ पर बौद्ध क्षत्रियों को श्रेष्ठता सिद्ध की गई है। और इसका मुख्य कारण यही है कि भगवान बुद्ध स्वयं ही क्षत्रिय थे, तो क्षत्रिय अपने आप को ही श्रेष्ठ साबित करना चाहते थे। इन दोनों के बीच वरीयता का संघर्ष भी छिड़ गया था और इन दोनों धर्मों के ग्रंथों में भी यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महाजनपद काल में कौन से नए धार्मिक आंदोलन हुए थे। तो इसमें महाजनपद काल में जैन धर्म और बौद्ध धर्म नए आंदोलन हुए थे। तो ये लोकायत, आजीवक, ये सभी पहले से सांख्य दर्शन पहले से ही चले आ रहे थे। चलते हैं नेक्स्ट। इस साहित्य में वैदिक कर्मकांडी पक्ष का खंडन किया गया है जिसने धार्मिक आंदोलनों की पृष्ठभूमि तैयार की है। तो इसका संहिताएं जो कि 4 संहिताएं हैं। ऋग्वेद जो 4 वेद हैं उन्हीं को संहिताएं ग्रंथ बोलते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में, उपनिषदों में या आरण्यक में। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, उपनिषदों में वैदिक कर्म कांडों को खंडन किया गया है और इन्हें वैदिक कांडों को टूटी हुई नाव बताया गया है। जो कि टूटी नाव बताया गया है जो भाव पराकर को पार नहीं करा सकती। यह सभी उपनिषद में बताया गया है जिसी वजह से धार्मिक आंदोलनों की पृष्ठभूमि तैयार हुई है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उपनिषदों में कर्म कांडों की आलोचना के दौरान यज्ञ की तुलना किससे की गई है। तो यज्ञ की तुलना टूटी नाव के समान की गई, अभी देख चुके हैं। टूटी नाव के समान यज्ञ की तुलना की गई है। नेक्स्ट, महाजनपद काल में सबसे पहले किस विदेशी शक्ति ने भारत में आक्रमण किया। तो देख चुके हैं ईरानियों ने, डेरियस प्रथम या डारा प्रथम ने किया था। लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यूनानी आक्रमण के तत्पश्चात, यूनानी आक्रमण से तात्पर्य इस शासक के आक्रमण से है जो महाजनपद काल के अंत के करीब हुआ था। तो यह डेरियस प्रथम से इसका आशय है। यूनानी पूछा है, सॉरी दोस्तों, यूनानी। इसका आंसर डेरियस प्रथम नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, सिकंदर है। डेरियस प्रथम अपना ईरानी आक्रमण है
इसको पारसी आक्रमण भी कह सकते हैं, प्रथम है, लेकिन यूनानी में सिकंदर हो जाएगा। इस तरीके से आज हम अपने 100 MCQ लगा चुके हैं दोस्तों, हम कर चुके हैं। और इसी प्रकार के कंटेंट को अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे YouTube चैनल की रीच बढ़ाने के लिए YouTube में लाइक, शेयर और कमेंट करें दोस्तों। सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद।